सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से हमारा जो है वो सेकेंड सेमेस्टर पूरा मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करने वाला हूँ। वैसे ऑलरेडी आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, थोड़ा सा मेरा बाकी रह गया था, लेकिन आज से पूरा मैं बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज मेरी जो इंग्लिश की क्लास होगी वो पूरा बेसिक से होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बातें बता दूँ जो आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, इंग्लिश में आपके यूनिट 2 हैं, एक है यूनिट ए और एक है तुम्हारा यूनिट 2 यूनिट बी, जिसमें यूनिट बी में टोटल आपका जो है वो ग्रामर आता है। टोटल आपका ग्रामर आता है यूनिट 2 में, ठीक है ना। ग्रामर टोटल आता है यूनिट 2 में। और जो यूनिट 1 है इसमें आपका टीचिंग मेथड, ये सब जो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, देखिए यूनिट 1 मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको बुक से ऑलरेडी पढ़ना पड़ेगा। इसको आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बुक लेकर पढ़ूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये काम करिए, यूनिट 1 आप खुद से पढ़ सकते हो। वीडियो अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुकों को परचेज कर सकते हो, नहीं मिल रही है तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब कहीं पर ये बुकें अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिट भी टोटल मैं आपको पढ़ा दूंगा। और एक बात याद रखना, आज से टोटल 31 दिन की रणनीति, कितने दिन की? 31 दिन की रणनीति बनाए हैं हम लोग। 31 दिन के अंदर आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, पूरे मॉक टेस्ट और जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी सब्जेक्टों के सब सॉल्व कराने वाला हूँ। आज से आपकी डेली का डेली सभी वीडियो आएंगी। अब काम आपको एक करना है, ये नहीं कि एक दिन क्लास अटेंड करो, एक दिन क्लास अटेंड ना करो। अगर एक भी क्लास आपने मिस किया तब आपको अगले आने वाली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। काम एक करना मेरे दोस्त, आपको पूरा का पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करना है और पूरा नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा आपको कैसे ले चलूँगा, बेसिक से ले चलूँगा। बस चीज़ों को नोट करना, नोट्स बनाता, ऐसे नोट्स बनाना कि आप बाद में पढ़ो तो उनको पढ़ सको। बस दिमाग खोल कर बैठना, बत्ती दिमाग की जलनी चाहिए। क्लियर। अब शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, शुरुआत करेंगे। और लिखते समय मैं जो बताऊंगा उसको पढ़ते समय आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, सब नहीं लिखना है कि एक तरफ से सर जो बता रहे हैं वो छापते हुए चले जाएंगे, वो नहीं छापना। आपको जो नहीं आता है, जिसमें आपको कठिनाई लग रही है और इम्पॉर्टेंट मैं बता दूंगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट करना है बस। नहीं तो आप 31 दिन केवल नोट्स बनाओगे, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो सभी साथी एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। स्टार्ट करेंगे ग्रामर को, यानी यूनिट बी को, और पूरा बेसिक से आपको ले चलूंगा। अब यूनिट बी हम लोग शुरू करेंगे इंग्लिश का, और शानदार तरीके से समझते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। शानदार तरीके से समझते हुए चले जाएंगे। देखिए, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने से पहले एक मेरा शब्द आता है लेटर्स, एक मेरा शब्द आता है लेटर्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? अक्षर। हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से पहले अगर आपको लेटर्स का ज्ञान नहीं है तब आप आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो टोटल मेरे कितने लेटर होते हैं? टोटल मेरे भैया 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी से कहाँ लेकर जेड तक मेरे टोटल 26 लेटर होते हैं। अब इन लेटरों में भी कुछ होता है। क्या होता है इन लेटरों में? एक तो आते हैं आपके स्वर, जिसको हम लोग बोलते हैं वावेल्स, और एक आते हैं व्यंजन, जिसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। एक आते हैं वावेल, एक आते हैं कॉन्सोनेंट। स्वर जिसको इंग्लिश में वावेल, और व्यंजन जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। स्वर जो आपके होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। स्वर आपको 5 याद रखने हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में स्वर कौन सा है। अगर आपको नहीं याद है तब आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे आपके कितने? 21, वो 21 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी बी, सी, डी ये सभी आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। लेटर्स होते हैं 26, और लेटर्स 2 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर, एक व्यंजन। स्वर आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने बच्चे 21 यानी 21 वो मेरे व्यंजन होते हैं। तो आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे यहीं से कुछ चीज़ों की, यहीं से कुछ चीज़ों की बात करेंगे। देखिए, जब मैंने आपसे बताया
ये लेटर है, क्या है ये लेटर है। अब लेटर कौन कौन से, जैसे मैंने कह दिया एक लेटर मेरा आर है, एक आर है, एक लेटर आपका ए है, एक लेटर आपका जे है। अब ये तीनों लेटरों से आपका एक नाम बनकर तैयार हो गया जिसे कहते हैं राज। क्या कहते हैं, राज। ये नाम मिलकर तैयार हो गया। तब यहां से डिफिनेशन क्या निकली, ये जो नाम बनकर तैयार हुआ है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया, यानी कि ये हमारा शब्द हो गया। क्या हो गया, शब्द हो गया। जब कई लेटर मिल जाते हैं तब वहां पर वर्ड बन जाता है। डिफिनेशन कितनी आसानी से आपने सीख लिया कि जब दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाया जाता है तब वो मेरे शब्द बन जाते हैं। क्लियर हो गया ना। अब जब कई शब्द, कहने का मतलब ये राज मेरा एक शब्द है। अब कई शब्द मिलकर आपका क्या बना देते हैं, कई शब्द मिलकर आपका सेंटेंस बना देते हैं, वाक्य बना देते हैं, सेंटेंसेस बना देते हैं, सेंटेंस क्या बना देते हैं, वाक्य बना देते हैं। जब कई आपके वर्ड मिल जाते हैं तब आपका सेंटेंस बन जाता है। क्लियर है ना, सटीक से समझते रहे ना। जब कई वर्ड आपके मिल जाते हैं तब आपका सेंटेंस बन जाता। और वर्ड कब बनता है, जब आपके कई सेंटेंस बन जाते। कोई नाम लीजिए, सब लोग अपने अपने नाम में जानते हो 4 या 5, 3, 2 जो भी लेटर हैं वो सब लेटर से एक वर्ड बना। और जब कई वर्ड मिल गए तब मेरा क्या बन गया, एक सेंटेंस मिल गया। और जब कई सेंटेंस मिल जाते हैं, जब कई सेंटेंस मिल जाते हैं तब आपका पैराग्राफ बनता है, तब आपका पैराग्राफ बनता है। ये आप लोग जानते हो, तब क्या बनता है, पैराग्राफ। जैसे मदन मोहन मालवीय मद्रास में मछली मारते मारते मर मिटे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक पैराग्राफ हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा राम जाता है, एक एग्जांपल से मैंने कह दिया राम जाता है। क्या कह दिया, राम जाता है। तो राम जाता है, इसमें मैंने देखा राम एक वर्ड है, जाता एक वर्ड है एक वर्ड है, 3 वर्ड हैं, 3 वर्डों का समूह है, एक से अधिक वर्ड हैं, तो सर ये मेरा वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। चीजें क्लियर हैं भाई, समझ में आ रहा है ना। इसको और अच्छे से समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर उठेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर उठेंगे। बात समझिए जरा। मैंने कहा कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है वर्णमाला की, होती लेटर्स। और जब कई लेटर्स हो जाते हैं तुम्हारे, लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आता है स्वर और एक आता है व्यंजन। एक आता है स्वर, एक आता है व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन को मिला दिया जाता है तो हमारा एक बन जाता है वर्ड। क्या बन जाता है, वर्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं। और जब कई शब्द मिला दिया जाता है तब मेरा सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है, जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं, जिसको वाक्य कहते हैं। और जब कई वाक्य मिलकर बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब उसको हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, ये चीजें क्लियर हो गई। बस अब हम लोग यहाँ से जो अपने टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब बात करेंगे सेंटेंस की। अब किसकी बात करेंगे, सेंटेंस की। अब बात करेंगे सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, सेंटेंस। तो सभी साथी जिनको याद है वो नहीं लिखेंगे और जिनको नहीं याद है वो सेंटेंस की डिफिनेशन लिख लेंगे, यानी कि वाक्य। ये वाक्य क्या होता है, तो मैंने बताया वाक्य क्या होगा, वर्डों का समूह होगा, एक से अधिक वर्ड होंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या बन जाएगी, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच, एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का मतलब ग्रुप माने क्या होता है, समूह होता है। ग्रुप माने समूह होता है। और किसका समूह, तो वर्ड माने शब्दों का, शब्दों का ऐसा समूह जिसका, मेक्स माने जो बनाता हो, कंप्लीट माने शाब्दिक, सेंस माने अर्थ, इस माने है, कॉल्ड माने कहते हैं, सेंटेंस माने वाक्य। शब्दों का ऐसा समूह जो एक शाब्दिक अर्थ बनाता हो या एक संपूर्ण अर्थ बनाता हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया ना।
सेंटेंस किसे कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस, अब सेंटेंस आपके होते कितने प्रकार के हैं वो समझो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। तो सेंटेंस जो होते हैं आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो होता है असर्टिव सेंटेंस, वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और जो असर्टिव सेंटेंस होता है ये आपका 2 प्रकार से होता है, ये आपका 2 प्रकार से होता है। पहला आता है आपका अफर्मेटिव, पहला आता है आपका अफर्मेटिव, और दूसरा आता है आपका निगेटिव, दूसरा आता है आपका निगेटिव। अब मैं यहाँ पर हिंदी में बता दूं, असर्टिव सेंटेंस का होता है हिंदी स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। अब जो स्वीकारात्मक वाक्य है वो 2 प्रकार से होते हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक तो निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण या सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। बस यहाँ से इतनी बात याद रखना, सकारात्मक में क्या होगा? पॉजिटिव थिंक होगी, सकारात्मक में हमेशा पॉजिटिव थिंक होती है और निगेटिव में हमेशा निगेटिव है, नकारात्मक में हमेशा निगेटिव थिंक होती है। बस इतनी सी बात याद रखना। असर्टिव सेंटेंस, अब इस एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर करते हुए चले जाएंगे। एक एक सेंटेंस को पहले लिखेंगे, एक सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर पहले पे पहुंचते हैं जो कि है मेरा असर्टिव सेंटेंस। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मेरे दोस्त चले जाएंगे, बहुत शानदार तरीके से नोट्स बनाते रहिए। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? असर्टिव सेंटेंस की। ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो सभी साथी एक नंबर हेडिंग डाल लेंगे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसों में हम क्या देते हैं? सूचना देते हैं, इसमें हम सूचना देते हैं, या इंग्लिश में इसको कह ले तो हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। बस स्टेटमेंट देते हैं। अब स्टेटमेंट आपके 2 प्रकार से दे सकते हैं। मैंने आपसे कहा मैं खाना खाता हूँ, ये मेरी पॉजिटिव थिंक हो गई, लेकिन मैंने कह दिया मैं खाना नहीं खाता हूँ, ये मेरी निगेटिव थिंक हो गई। लेकिन मैंने एक केवल सूचना दी है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, स्टेटमेंट दिया है। बस क्लियर ना? तो असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? ऐसे सेंटेंस जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं, मेरा असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस जैसे मैं एक एग्जाम्पल से भी लिख दूँ, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? जैसे मैंने लिख दिया ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ही माने वह, इज माने है, गोइंग माने जा रहा, वह जा रहा है। इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? वह जा रहा है, जा रहा है। तो मैंने कहा वह जा रहा है, मैंने स्टेटमेंट दिया। अब किसी से कहा हो ये नहीं बताया गया, लेकिन मैंने कहा कि वह जा रहा, मैंने सूचना दी, इसलिए मेरा असर्टिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने जैसे कह दिया राधा डज नॉट गो, राधा डज नॉट गो, इसका मतलब हो गया राधा नहीं जाती है। इसका मतलब मैंने कह दिया राधा नहीं जाती है, राधा नहीं जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने स्टेटमेंट तो दिया कि राधा नहीं जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे दिया वो निगेटिव थिंग्स का दे दिया, यानी कि ये निगेटिव थिंग्स हो गया और निगेटिव हो गया ये मेरा पॉजिटिव थिंग्स था कि वह जा रहा है, और यहाँ पर राधा नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ये जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, वो मेरे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, वो मेरे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और जिसमें नॉट का प्रयोग होता है उसे हम लोग नकारात्मक वाक्य बोलते हैं,
नकारात्मक वाक्य, या इंग्लिश में इसको निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है ना? इतना बोलो, इतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं, मन से पढ़ते रहिए बस। जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग, वह जा रहा, पॉजिटिव थिंक है भैया मेरी, इसमें नॉट तो लगा नहीं। जिन सेंटेंसों में नॉट लगा होगा और वो सेंटेंस मेरे सब्जेक्ट से शुरू होंगे, वो असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? तब असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? तब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव थिंक, और निगेटिव यानी कि निगेटिव थिंग्स। बस बन गया। क्लियर है ना? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं 2-3 एग्जाम्पल से और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नोट करते रहना जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे। इंग्लिश पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आपको दिक्कत मत लेना, ठीक है ना? दिक्कत मत लेना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कह दिया, सी संग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इस सेंटेंस का अगर हिंदी वाक्य निकालोगे तो इसका मतलब आ जाएगा वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। अब ये बताओ, मैंने कहा वह गाना गा रही है, कैसा सेंटेंस है भाई? सब्जेक्ट से शुरू हुआ है सेंटेंस, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, पॉजिटिव थिंक दी गई, नॉट तो नहीं है, तब ये मेरा अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे आ गया और कहा गया इस सेंटेंसों को आपको निगेटिव बनाना है, तब आप कैसे बनाओगे? तब एक बात मेरे दोस्त याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आपको नॉट लगा देना है बस। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है बस। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपको पता है? इज, एम, आर, डू, डैज, हैज, हैव, हैड, डिड, वाज या वर, हैज बीन, हैव बीन, और हैड बीन, हैड, विल, सेल, विल हैव बी, सेल हैव बी, विल हैव बी, सेल हैव बीन। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इतनी आएंगी, अभी टेंस में बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी पढ़ रखा है आप लोगों ने, लेकिन नहीं आपको अगर याद है तब मैं टेंस में बताऊंगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहता, इसी सेंटेंस में कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तब आपने देखा एस है मेरी हेल्पिंग वर्ब, इज है मेरी हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा इस सेंटेंस को निगेटिव में बनाओ, इस सेंटेंस को निगेटिव में बनाओ, तब आप क्या बना देते इसको भाई? सब्जेक्ट वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना? नॉट लगा देना। बाकी वही हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। बन गया मेरा निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना? बन गया मेरा निगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी पीडीएफ भी मैं प्रैक्टिस सेट जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से अपनी प्रिपरेशन और शानदार तरीके से कर लेना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। क्लियर है ना? अगर क्लियर है मेरे दोस्त तो लिखिए यस सर, अब मैं इसे कर लूंगा। जल्दी से बताइए कमेंट में यस सर मैं इसे कर लूंगा। हरी अप भाई मेरे दोस्त, हरी अप, जल्दी से बता दीजिए। अब पहुंचेंगे सेकंड नंबर पर, सेंटेंस का दूसरा प्रकार, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे मेरा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। चलिए अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा जो मेरा प्रकार आता है सेंटेंस का दूसरा प्रकार, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी से रिलेट करते हुए अगर इंग्लिश में जाओगे तब आपको और आसान लगेगा। अगर हिंदी में बात करें प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, तब आप कहोगे सर जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं मेरे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक वही काम यहाँ भी होता है। इन सेंटेंसों में हम लोग क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं बस। चाहे वो पॉजिटिव थिंक में हो चाहे वो निगेटिव थिंक में हो, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन पूछेंगे बस। ठीक है ना? क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। अब एक बात समझिए, मैं यहाँ पर 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैंने कहा
राम जाता है। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, राम जाता है, क्या राम जाता है, क्या राम जाता है। और दूसरा कह दिया मैंने राम कहाँ जाता है। अब इन दोनों सेंटेंसों में आप लोग देखना एक बात, जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यस और नो टाइप, एक होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है आपका पूरा एक्सप्लेन करना, यानी विधिवत तरीके से WH फैमिली वाला जिसको कहते हैं, WH परिवार वाला जिसको बोलते हैं। दो प्रकार से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है आपका WH फैमिली वाला। यस या नो टाइप का वो होगा जिसमें हम उत्तर केवल एक शब्द में दे सकें, एक वर्ड में उत्तर दे सकें, वही मेरे यस या नो टाइप के होते हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे, मैंने कह दिया क्या राम जाता है, मैंने कहा क्या राम जाता है। समझो, एक सेकंड के लिए आप सपोज कर लो, मैंने आपसे पूछा क्या राम जाता है, तब आप कहोगे यस, यानी जाता है तब यस, नहीं जाता है तब नो। आप दो में से एक ही आंसर दोगे, जाता है तो यस और नहीं जाता है तब नो। तो ये मेरा हो जाएगा यस या नो टाइप का। ये कौन सा हो जाएगा, यस या नो टाइप का। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है, तो राम कहाँ जाता है इसको अब मैं आपसे पूछूंगा राम कहाँ जाता है, तब आप पूरा एक्सप्लेन करके बताओगे कि सर राम अयोध्या जाता है। आप कहोगे राम अयोध्या जाता है। यहाँ पर आपने पूरा पूरा शब्द बताया, क्यों बताया, क्योंकि WH फैमिली वाला वाक्य है। ये कौन सा वाक्य बन जाएगा, WH फैमिली वाला ये वाक्य आपका बन जाएगा। अब इसका देखिए रूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंसों का बनाने का इंग्लिश में रूल क्या होता है। इस सेंटेंसों में सबसे पहले तुम्हारा आता है WH फैमिली, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट आएगा, अदरवाइज मेन वर्ब की कोई फॉर्म हो तो टेंस के हिसाब से लगेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस सेंटेंस की क्या होती है, जिसको हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में लगेगा तो लगेगा। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में देख लिया, तब इतना दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए कि सर ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो इस सेंटेंस को कि मेरा क्या बन जाएगा, डस राम को, यही तो बन जाएगा, डस राम गो। क्यों बन गया ये भाई, क्यों बन गया, याद रखना जो आपके वर्ड क्या से शुरू होंगे, जो आपके शब्द क्या से शुरू होंगे उसकी इंग्लिश डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे। यहाँ पर टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे जब सेंटेंस मेरा क्या से शुरू होगा, जब क्या से शुरू होगा तब हम लोग डज सबसे पहले लगा देंगे बस। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका वेयर डज राम गो, इसका बन गया वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। तब यहाँ पर सर यहाँ पर आपने डज के पहले वेयर क्यों लगा दिया, यही डाउट मन में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो आपका है वो WH फैमिली का शब्द है। अब रूल देखो, रूल कह रहा अगर सेंटेंस में WH फैमिली है, अगर सेंटेंस में WH फैमिली कहने का मतलब का वाला परिवार है। अब WH फैमिली क्या है, तो कब क्यों कैसे कहाँ कब तक किस तरह क्यों क्यों कैसे कैसे, ये सब आपके WH फैमिली कहने का मतलब का वाला परिवार, हिंदी का लेटर का वाला परिवार। अगर का वाला परिवार वाक्य के बीच में आ रहा है तब वो मेरा WH फैमिली का माना जाएगा। और अगर किसी सेंटेंस में WH फैमिली आ रहा है तब उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर लगा दिए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्लियर हो गया ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक तो जिसको आप आंसर यस या नो में दे सकते हो, और दूसरे का आंसर आपको फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे तुम पढ़ते हो, यस मैं पढ़ता हूँ, मैंने पूछा क्या तुम पढ़ते हो, तब आप कहोगे यस मैं पढ़ता हूँ।
लेकिन मैं कहूँगा तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तब आप कहोगे सर मैं इस समय इंग्लिश में पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। आप कहोगे सर इस समय इंग्लिश में मैं काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, जिसमें आपको पूरा का पूरा विधिवत जानकारी देना पड़े, वो होता है आपका WH फैमिली वाला सेंटेंस इंट्रागेटिव, और जिसमें आप यस या नो की टाइप से आंसर दे सको, वो होता है आपका सिंपल इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाने वाला हूँ, दिक्कत मत लेना। ये एक वीडियो में सेंटेंस खत्म होने वाला नहीं है, ये सेंटेंस एक वीडियो में नहीं खत्म होगा। तो इंट्रागेटिव का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे वो नोट कर लीजिए। अब तीसरे सेंटेंस पे कूदते हैं और पहुंचते हैं तीसरे सेंटेंस पे। अब देखते हैं मेरा 3 नंबर सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का तीसरा प्रकार क्या होता है? तो सेंटेंस का तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस, हिंदी में इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग आज्ञा देते हैं, आज्ञा किसी को देते हैं, किसी से विनती करते हैं, विनती करते हैं, सलाह देते हैं, सलाह देते हैं, ऐसे करके जो यानी कहने का मतलब ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं ना, सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, वो सब हमारे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं। मैंने एक शब्द कह दिया आपसे, एग्जाम्पल से समझ लेना, ठीक है ना। मैंने एक सेंटेंस आपसे कह दिया, मैंने कह दिया वहां जाओ, मैंने कह दिया वहां जाओ, मैंने आपसे कहा वहां जाओ, तो वहां जाने की इंग्लिश क्या बनेगी? गो देयर। क्या बनेगी? गो देयर। वहां पर जाओ क्या बन जाएगी सर? गो देयर बन जाएगी। क्लियर ना? बोलो भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा यहाँ पर एक बात जरा समझ लेना, एक बात यहाँ पर जरा समझ लेना। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल से बताऊं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका हिंदी मतलब होता है दरवाजा खोलो, इसका हिंदी मतलब होता है दरवाजा खोलो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह दिया ओपन द डोर और यहाँ पर कह दिया गो देयर। इन दोनों सेंटेंसों में आपको क्या चीज लग रही है जो चीज आसान से हमको अच्छे समझ में आ जाए? तो गो मतलब क्या होता है? जाना, और जाना आपका क्या है? एक मेन वर्ब है। ओपन मतलब होता है खोलना, खोलना क्या है? आपकी मेन वर्ब है। तो ये जितने भी सेंटेंस होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस जितने भी सेंटेंस होंगे, नोट कर लेना, वो हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। आप यहाँ पर नोट कर लेना, हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? मुख्य क्रिया से शुरू होंगे, मुख्य क्रिया से शुरू होंगे। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो, देख सकते हो, जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा वो हमेशा मुख्य क्रिया से शुरू होगा। जैसे मैंने एक और एग्जांपल से कह दिया, तीसरा एग्जांपल, जैसे मैंने कह दिया कम हेयर, कम हेयर, इसका मतलब होता है यहाँ आओ, यहाँ आओ, यही तो होता है, यहाँ आओ। तो यहाँ आओ, कम, कम माने आना, आना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया से शुरुआत हो गई है। इम्परेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम एक तो ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, आज्ञा, सलाह, विनती, निवेदन, ये सब हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे गो देयर, मैंने कहा गो देयर। अच्छा मैंने एक चीज और कह दिया, मैंने कहा सिट डाउन, सिट हेयर, मैंने कह दिया सिट हेयर, यहाँ बैठो। तो सेट माने होता है बैठना और हेयर माने यहाँ होता है, यहाँ बैठो। तो बैठना सेट मुख्य क्रिया है ना, तो मुख्य क्रिया से आपका ये सेंटेंस शुरू हो गया, खत्म हो गया ये मुख्य क्रिया से। ठीक है ना? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई? स्क्रीनशॉट मारते रहिए, बस कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट मारते रहिए। अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। अभी मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा। हो सकता है आज की वीडियो में नहीं तो अगले के वीडियो में आपको बताऊं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आए हैं, आते रहेंगे और आएंगे भी कि
इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलिए, इस निगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलिए। क्या रूल होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर चौथे सेंटेंस में पहुंचते हैं हमारा, देखते हैं चौथा सेंटेंस क्या होता है। चलिए अब आ चुके हैं हम लोग अपने चौथे सेंटेंस पे। सेंटेंस का चौथा प्रकार है जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस, इन सेंटेंसों में क्या होता है, तो इन सेंटेंसों में हर्ष, हम अपना हर्ष, आश्चर्य, आश्चर्य, भाव, ये सब चीजें जो प्रकट करते हैं, ये मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। जिन सेंटेंसों में हम अपना हर्ष, आश्चर्य या भाव एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, वो मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक बात याद रखना, जिस प्रकार सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा होता है, उसी प्रकार इन सेंटेंसों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है जो ऐसे लगा होता है बिल्कुल अंत में। तो पहचानने का बहुत आसान तरीका है, जिन वाक्यों के अंत में आप ये चीज देखोगे वही आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक एग्जांपल से जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया हुर्रे, हुर्रे, we have won the match, we have won the match, we have won the match। मैंने कह दिया हुर्रे, we have won the match। अब यहाँ पर आपका ये चिन्ह लग जाएगा। मैंने कहा हुर्रे, we have won the match, कहने का मतलब हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहाँ पर हुर्रे शब्द का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहाँ पर हुर्रे का मीनिंग नहीं निकल रहा, लेकिन हुर्रे हमारा क्या है, हमारा भाव प्रकट कर रहा है, खुशी का भाव प्रकट कर रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, मैं मैच जीत चुका हूँ। तो ये मेरा हुर्रे कोई मीनिंग नहीं होगा, हुर्रे का कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन हुर्रे शब्द से बताया जा रहा है कि मैं अपने जो भाव हैं वो प्रकट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मैच जीत लिया है। एक और एग्जांपल, अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल कह दिया, मैंने कह दिया एलास, द मैन इज डेड, द मैन इज डेड। मैंने एक एग्जांपल कह दिया एलाश, द मैन इज डेड, आदमी मर चुका है, आदमी मर गया, आदमी मर गया है। तो यहाँ पर एलास, मैंने अपना दुख जताया। देखिए जो हम अपनी भावनाएं अंदर से बताते हैं, जब दुख होते हैं तो हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन जब खुश होते हैं तब हम हंसते हैं, तब हम डांस करते हैं। लेकिन जब दुख होते हैं तो थोड़ा सा हृदय से हम भाव को सैड इमोशन में बाहर निकालते हैं कि एलास, द मैन इज डेड, दुख की बात कि वो आदमी मर गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका हुर्रे शब्द आया और एलास शब्द आया, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये बता रहा है, ये सेंटेंस की जान है कि कह रहा था मैन इज डेड। इसका मतलब जो कह रहा है एलास, वो दुखी है कि आदमी मर गया। जो हुर्रे शब्द लगा रहे हैं वो कह रहे हैं हुर्रे, वी हैव वन द मैच। तो हुर्रे का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हुर्रे हमारा बताया जा रहा है कि वो मैच जीतकर कितने प्रसन्न है। तो ये होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है, जो कि ऐसे लगता है। क्लियर हो गया ना? अभी मैं आपको दूंगा, अभी वीडियो यानी कि इसके बाद एक सेंटेंस और है, उसको पढ़ने के बाद मैं आपको 4 या 5 सेंटेंस दूंगा, जिसको आपको पहचान कर बताना है कि पहला ये सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है, तीसरा ये सेंटेंस है। ठीक है ना? समझ गए? स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 5वें नंबर क्वेश्चन पे उठते हैं। 5वां प्रकार वो क्या होता है? 5वां प्रकार क्या होता है? अब
ये सेंटेंस जो थे आपके सिलेबस में वो 4 ही प्रकार के थे। कौन से? असर्टिव, इंट्रागेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इससे आगे आपको पढ़ना है नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपको पता है 31 डेज इज लेफ्ट, 31 दिन बाकी है पेपर में। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, केवल सिलेबस का बताएंगे। आपको 110% अपना देना है। हाई फाई स्टडी 100% देगी, ठीक है ना। 31 दिन में लेकिन होते तो 2 और सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कि मिश्रित सेंटेंस और संयुक्त सेंटेंस, वो पढ़ना नहीं है आपको। तो ये सब आप समझ गए ना। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये चीज़ें समझ गए हो। अब मैं आपको 5 सेंटेंस गिन के दूंगा होमवर्क के लिए, उसको आप लोगों को करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना सर ए वाला सेंटेंस हमारा ये सेंटेंस है, बी वाला ये है, सी वाला ये, ठीक है ना। गिन के 5 सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। चलिए अब सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब होमवर्क लिख लें। होमवर्क लिख लें। देखिए प्रत्येक वीडियो के बाद आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। तुरंत का तुरंत होमवर्क कंप्लीट करोगे तब आपकी समझ में ज़्यादा आ जाएगा। पहले मैंने एक सेंटेंस दे दिया, पहला सेंटेंस ए नंबर सेंटेंस दे दिया। मैंने कह दिया आई रीड अ बुक। ये बताना आपका कौन सा सेंटेंस है। बी वाला सेंटेंस मैंने दे दिया, आर यू माई फ्रेंड। आर यू माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड। और सी सेंटेंस मैंने दे दिया, शी दे दिया मैंने, ही इज नॉट अ गुड बॉय। ही इज नॉट अ गुड बॉय। और डी नंबर मैंने आपको दे दिया सेंटेंस, सिट डाउन। सिट डाउन। लास्ट मेरा ई नंबर सेंटेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा What a charmful act. What a charmful act. Charmful act. ये हो गया तुम्हारे 5 सेंटेंस। ये आपका सर क्या है? ये क्या है सर? तो ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका? होमवर्क है। सभी साथी अगर वीडियो उनको अच्छी लगी है तब वीडियो को कर देंगे लाइक। क्या कर देंगे? लाइक। और दोस्तों के साथ कर देंगे शेयर। और जो नए चैनल पे आए थे, जिनको वीडियो अच्छी लगी है, जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ भी करना है, वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते वक्त घंटा जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन फटाक से उनके पास पहुंच जाए। और एक बात और, मैं जाते जाते आपसे फिर कह रहा हूं कि कितने दिन बाकी हैं? 31 दिन बाकी हैं। 31 दिन बाकी है। 31 दिन में मैं आपको जितना डोज दूंगा उतना आप केवल ग्रहण कर लीजिए, बस काम आपका यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगा। केवल मात्र 31 डेज दे दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं कल एक जबरदस्त सेशन के साथ, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।